दोस्तों नमस्कार। और हम लोग प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। प्रीपोजिशन एक लंबा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लेता है और इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं। वैसे बोर क्या होना, जब इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है तो सीखना तो पड़ेगा, और वो भी घर बैठे आपको सीखना है। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रोज़ मेरा 20 मिनट का ये क्लिप या वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और आराम से आप इंग्लिश बोल ले जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो उसी प्रीपोजिशन जो हम सीख रहे हैं, प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा अंडर और बिलो दोनों का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, अंडर मतलब ही नीचे होता है और बिलो मतलब ही नीचे होता है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे हम अंडर लगाएं, कहाँ पे बिलो लगाएं। तो हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं, कभी हम अंडर लगा देते हैं, कभी बिलो। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अंडर और बिलो का यूज़ करना बताऊंगा। अंडर मैंने लिखा है, अंडर को इंग्लिश में समथिंग इज़ लोअर देन आर कवर्ड बाय समथिंग एल्स बट शुड बी ऑन द सरफेस। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो या किसी चीज़ से दबा हुआ हो, लेकिन जो वो चीज़ हो सरफेस पे होना चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए या सरफेस पे होना चाहिए। कोई भी सरफेस हो, चाहे बेड हो चाहे टेबल हो, वो सतह पे होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो उसके नीचे है। अगर वो सरफेस पर नहीं है तो अंडर नहीं होगा। जैसे अभी हम बताएं कि जैसे ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल इसके साथ है, ये इसके ऊपर नहीं है, तभी यह इसके अंडर होगा। अगर जो टेबल है और ये कोई ऑब्जेक्ट है और सरफेस पे है, तभी अंडर होगा। जैसे आपको बोलना है कि आपका वैलेट तकिए के नीचे है, तो आप बोलोगे योर वैलेट इज़ अंडर द पिलो। तो इसका मतलब कि तकिए के नीचे तो दबा है लेकिन वो सरफेस बेड पे है, तभी अंडर होगा। बोलना है कि मेज के नीचे एक बिल्ली है, तो बिल्ली मेज के नीचे है लेकिन सरफेस है, ज़मीन पे है, तभी हम अंडर लगाएंगे। तो बोलेंगे देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल। मीन्स आपने समझ लिया होगा कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो या किसी चीज़ से दबा हुआ हो, लेकिन वो चीज़ जब सरफेस पे होगा तभी हम अंडर लगाएंगे, नहीं तो अंडर नहीं लगाएंगे। अब आ गया बिलो। बिलो कहाँ पे लगाएंगे? बात वही है, लेकिन वो चीज़ सरफेस पे नहीं होनी चाहिए, सरफेस से ऊपर होना चाहिए। कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन सतह पे ना होकर के अगर सतह के ऊपर हो, तो वहाँ पे आप बिलो लगाएंगे। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, कोई चीज़ कैसे सरफेस से ऊपर होगा? तो मैंने एग्जाम्पल पहले मैंने लिखा है कि समथिंग इज़ लोअर दैन समथिंग एल्स बट एबव द सरफेस, यानी सरफेस से ऊपर। वो कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, फिश आर बिलो द वाटर सरफेस, यानी मछलियाँ पानी के सतह के नीचे हैं। पानी के सतह से तो नीचे हैं लेकिन ज़मीन से ऊपर हैं, तो वहाँ पे अंडर ना लगा करके हम क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल, अ मस्कीटो इज़ फ्लाइंग बिलो द सीलिंग। एक मच्छर जो है छत के नीचे उड़ रहा है, वो छत के नीचे तो है लेकिन ज़मीन से ऊपर है, तो वो छत के नीचे अंडर नहीं होगा, वो क्या होगा? बिलो होगा। आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं और कहाँ पे बिलो का यूज़ करते हैं। अंडर जब कोई चीज़ सरफेस पे हो, किसी चीज़ के नीचे हो, और बिलो जब सरफेस से ऊपर हो और किसी चीज़ के नीचे हो, तो वहाँ पे बिलो लगाएंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है की तरफ, या की तरफ या की तरफ, यानी कि कोई भी मोमेंट, कोई गति किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में हो रहा हो लेकिन वहाँ तक नहीं जा रहा है। कहने का मतलब कि वो उसकी तरफ है लेकिन वहाँ डेस्टिनेशन तक नहीं जा रहा है। वही मैंने लिखा कि मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट, यानी कि किसी दिशा में मोमेंट हो रहा है लेकिन वहाँ तक नहीं जा रहा। जैसे आप बोलते हैं कि यार मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, तो आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप कॉलेज, यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, यू आर गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, यानी की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में इधर उधर मुड़ जाएंगे, यानी कि उस दिशा में जा रहे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। वहीं पे हम टूवर्ड्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी 5 कदम आप पूरब की दिशा में चलें, तो पूरब की तरफ कहाँ तक जाएंगे? वहाँ तक नहीं, दिशा में, की तरफ, तो वहाँ पे हम टूवर्ड्स लगाएंगे। गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द ईस्ट।
और आपको ये बोलना है कि 5 कदम पूर्व की दिशा में चलिए और बाएं मुड़ जाइए, तो क्या बोलोगे? गो 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्न लेफ्ट। एक और एग्जाम्पल में दिया कि दैट कार इज रेसिंग टुवर्ड्स द क्राउड, यानी कि वो कार जो है भीड़ की तरफ दौड़ लगा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भीड़ के पास चली जाएगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो कार जो है भीड़ की तरफ दौड़ लगा रही है, उसी दिशा में जा रही है, बट नॉट भीड़ तक नहीं जा रही है, भीड़ की दिशा में। तो क्या बोलोगे? दैट कार इज रेसिंग टूवर्ड्स द क्राउड। टूवर्ड्स मतलब की तरफ। मेरे समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ करते हैं। ये छोटे छोटे प्रीपोजिशन हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है, जिसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अब आ गया थ्रू। थ्रू मतलब अंदर से। अंदर से मतलब कि कोई चीज़ ऊपर नीचे और दोनों दिशाओं से बंद है, लेकिन बीच में गैप है, उसके अंदर से झांकना, देखना, कुछ डालना या जाना या फेंकना, कूदना, उसके अंदर की जो बात होती है, उसके अंदर से जब मोमेंट होता है तो वहाँ पे हम थ्रू लगाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ यूजेज में, मैंने लिखा है कि मोमेंट वेयर समथिंग इज लिमिट, टॉप, बॉटम एंड अदर साइड, यानी वो गति जब ऊपर नीचे और दोनों दिशा से बंद हो, उसके अंदर से जब कोई गति होती है तो वहाँ पे हम थ्रू लगाते हैं। जैसे बोलना है आपको इंग्लिश में कि आप सुरंग के अंदर से चले जाइए। अब सुरंग चारों तरफ से बंद है, लेकिन बीच में खुला हुआ है, तो क्या बोलोगे? राइड थ्रू द टनल। टनल मतलब सुरंग होता है। राइड थ्रू द टनल। आपको बोलना है कि कोई जो है खिड़की के छेद से खिड़की से झांक रहा है, तो खिड़की ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है, दोनों दिशाओं में से बंद है, और उसके अंदर से झांका जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? थ्रू। तो बोलोगे आप समवन इज पीपिंग थ्रू द विंडो। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई दरवाज़ा है जो ऊपर से बंद है, ऊपर नीचे बंद है, साइड में है, जनरली दरवाजे ऐसे हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलना है कि दरवाजे के अंदर से चले जाइए, तो क्या बोलोगे? गो थ्रू द डोर। क्या बोलोगे आप? गो थ्रू द डोर। आपको बोलना है कि ये पाइप है, उसके अंदर से तार डाल दीजिए, तो क्या बोलोगे? पास दिस वायर थ्रू द पाइप। आप थ्रू समझ गए होंगे कि कहाँ यूज़ करते हैं। अब आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है कि इन द सेंस मोर देन अ फिक्स लिमिट, कोई फिक्स लिमिट हो, उसके बाद या उसके उस तरह कोई गति किया जाए या काम किया जाए, तो वहाँ पे बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। मोर देन अ फिक्स लिमिट, कोई फिक्स लिमिट हो, कोई चीज़ बता दिया गया भैया वो जो लिमिट है, अब उसके बाहर जाना है, फेंकना है, कूदना है, या उसके पार सोचना है, तो वहाँ पे हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूँ कि उस पहाड़ी के उस पार मत जाइए, वो पहाड़ी एक फिक्स लिमिट है, आपको बोलना है उस पहाड़ी के उस पार मत जाइए, तो क्या बोलोगे? डोंट गो बियॉन्ड दैट हिल। हिल मतलब पहाड़ी। डोंट गो बियॉन्ड दैट हिल। अब आता है कि कोई आपसे बोलता है यार मुझसे ये काम मेरा जो है आप सीएम से मिल के करवा दो। सपोज़ वो काम वो आपके बस की बात नहीं है, ओके, तो आप बोलोगे कि वो मेरे अप्रोच के बाहर है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ बियॉन्ड माई अप्रोच, दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई अप्रोच। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन गिव इट। लाइक आपको बोलना है कि अपने भूख से अधिक मत खाओ, तो क्या बोलोगे? डोंट ईट बियॉन्ड योर एपेटाइट। तो बियॉन्ड का मतलब होता है मोर देन ए फिक्स लिमिट। तो अभी मैंने आपको बताया अंडर समझ गया, बिलो, टूवर्ड्स, थ्रू एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपको मैं बताऊंगा ओवर और एबव में क्या अंतर है। जैसे अंडर और बिलो में आपका कन्फ्यूज़न था, उसी प्रकार ओवर और एबव में भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ऊपर। कहाँ पे आप ओवर लगाएंगे और कहाँ पे एबव लगाएंगे, वो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लियर करता हूँ, ताकि कभी आप इंग्लिश बोलें और ओवर एबव का कहाँ पर यूज़ करना है आपको परेशानी ना हो। पहले लेते हैं ओवर। ओवर के कई यूज़ हैं। ओवर का पहला यूज़ है कि समथिंग इज़ डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक ऊपर हो या बिल्कुल सतह से टच करके हो, तो वहाँ पे हम ओवर लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि सूरज मेरे सर पे चमक रहा है, यानी सूरज ठीक आपके सर के ऊपर है, तो आप बोलोगे द सन इज़ शाइनिंग ओवर माई हेड, यानी कि बिल्कुल ठीक ऊपर हो, आपके बिल्कुल सर के ऊपर हो, या कोई चीज़ बिल्कुल सतह से टच करती हुई हो, तो वहाँ पे हम ओवर लगाते हैं। ओके, दूसरा यूज़ है इन द सेंस ऑफ मोर देन, यानी इससे अधिक।
जब भी आपको बोलना है कि इससे अधिक, तो उस समय आप ओवर लगा के बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि आपकी उम्र 50 से ऊपर होगी, यानी 50 से अधिक है, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट बी ओवर 50, यानी कि मोर देन, इस सेंस के साथ जहाँ पे आप इससे अधिक आप बोलना चाहें वहाँ पे आप ओवर लगा के बोल सकते हैं। इसका तीसरा यूज जो ओवर का है, गेटिंग टू द अदर साइड, किसी चीज़ के उस पार जाने के लिए, चाहे वो सड़क हो या दीवार हो, खिड़की हो, यानी उस पार जाने के लिए। ओवर मतलब उसके ऊपर नहीं, उस पार जाने के लिए हम वहाँ पे जो है, या कोई बाधा को पार करने के लिए, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बाधा है, उसके उस पार जाना हो तो हम ओवर लगा के बोलते हैं। जैसे आप बोलना है कि दीवार के उस पार कूद जाओ, उस पार, तो आप बोलोगे जंप ओवर द वॉल। जंप ओवर द वॉल मतलब कि दीवार के ऊपर मत कूदो, उस पार चले जाओ, तो वहाँ पे हम ओवर लगा के बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं उस पार के लिए हम एक्रॉस भी यूज़ करते हैं, ऑल्सो एक्रॉस, हर जगह नहीं। जैसे रोड हुआ और नदी हुआ, इन चीज़ों, इन जगहों के लिए हम ओवर के जगह पे हम एक्रॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोलना है कि नदी को तैर करके पार कर जाओ, तो क्या बोलोगे? स्विम एक्रॉस द रिवर। स्विम एक्रॉस द रिवर। आप ओवर भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ओवर का भी मतलब होता है उस पार जाने के लिए, तो आप जो है ओवर भी लगा सकते हो। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप नदी और सड़क जैसे चीज़ों के लिए ओवर की जगह पे आप एक्रॉस लगा सकते हैं। जैसे बोलते हैं सड़क के उस पार चले जाओ, तो क्या बोलोगे? वॉक एक्रॉस द रोड, यानी एक्रॉस द रोड मतलब कि सड़क के उस पार चले जाओ, पैरेलल में चलिए। उसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन होता है, वो बात बताऊंगा। तो यहाँ क्या बोलोगे आप? गो एक्रॉस द रोड, या स्विम एक्रॉस द रिवर, या दीवार के उस पार कूद जाओ, तो क्या बोलोगे? जंप ओवर द विंडो। एक और एग्जाम्पल देना, जैसे बोलना है कि आपको एक बिल्ली मेरे सर के ऊपर से कूद गई, यानी आपके सर के ऊपर नहीं कूदी, उस पार चली गई, तो क्या बोलोगे? अ कैट जंप ओवर माई हेड, यानी कि सर पे नहीं कूदी, सर को उस पार। तो आप समझ गए होंगे कि ओवर का यूज़ कर। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय समथिंग एल्स। अब इसको ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ किसी चीज़ से ढका हुआ है और उस चीज़ को फिर से किसी और चीज़ से ढकना हो, तो वहाँ पे ऑन नहीं लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं शर्ट पहना हूँ और आपको बोलना है कि अपने शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहन लो आप, तो पहनने की इंग्लिश होता है वियर भी होता है, पुट ऑन भी होता है, दोनों में कोई आप लगा सकते हो। तो आपको बोलना है कि अपने शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहन लीजिए, तो क्या बोलोगे? वियर ए जैकेट ओवर योर शर्ट। ऑन योर शर्ट नहीं, क्या बोलोगे? वियर ए जैकेट ओवर योर शर्ट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि बेड है, आप बेड के ऊपर गद्दा, जिसकी इंग्लिश मैट्रेस है, पड़ा हुआ है, और आपको बोलना है कि गद्दे के ऊपर चादर बिछा दीजिए। चादर की इंग्लिश बेडशीट होता है, आप जानते हैं। तो आप क्या बोलोगे? स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द मैट्रेस। क्या बोलोगे? स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द मैट्रेस। तो आप समझ गए होंगे कि ओवर के कितने सारे यूज़ होते हैं। अब कन्फ्यूजन तो था एवब, एवब भी ऊपर होता है, ओवर भी, लेकिन एवब का यूज़ थोड़ा अलग है। एवब का यूज़ वहाँ पे क्या करते हैं कि जब कोई किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन ठीक सेट करके ना हो, थोड़ा गैप बना करके हो, तो वहाँ पे हम ओवर नहीं एवब लगाएंगे। जैसे बोलना है कि कोई तालाब है या कोई झील है, झील के ऊपर रास्ता बना है, रास्ता तो बना है लेकिन गैप है, बिल्कुल टच करके नहीं है, उसमें गैप है, तो क्या बोलोगे? देयर इज़ ए पाथ एबव द लेक। लेक मतलब झील होता है। देयर इज़ ए पाथ एबव द लेक, क्योंकि बीच में गैप है, तो वहाँ पे हम ओवर नहीं लगाएंगे, ओवर द लेक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एबव द लेक। गॉड इज़ एबव ऑल। हमारे ऊपर हमारे माता पिता हैं, माता पिता के उनके माता पिता हैं, लेकिन उसके ऊपर भगवान है, तो इसीलिए हम बोलेंगे गॉड इज़ ओवरऑल नहीं बोलते हैं, गॉड इज़ एबव ऑल। ओके, गॉड के पहले कभी द नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। द गॉड नहीं, गॉड के साथ कभी द नहीं लगाया जाता है। तो क्या बताओगे? गॉड इज़ एबव ऑल। चलिए, तो आपने ओवर और एबव का यूज़ समझ लिया, आपने ये भी जान लिया कि ओवर की जगह पे कहीं कहीं एक्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। छोटा सा प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ होता है इन द सेंस वेयर फ्रॉम, कोई चीज़ कहाँ से है, कोई चीज़ कहाँ से है। अब जैसे एग्जाम्पल है कि ये आपको बोलना है कि ये गुलाब मेरे बगीचे से है। कहाँ से है? बगीचे से। तो क्या बोलोगे? दिस रोज़ इज़ फ्रॉम माई गार्डन। दिस रोज़ इज़ फ्रॉम माई गार्डन। आपको बोलना है कि ये गिफ्ट जो है मेरे दोस्त की तरफ से है, तो क्या बोलोगे? दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड। अंडरस्टैंड? तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ से है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ का यूज़ क्या करते हैं कि समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग। जब कोई बताना कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का है, कहाँ से है, तो वहाँ पे हम जो है, वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? ऑफ।
जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि आपको बोलना है कि ये पन्ना मेरी किताब से है, तो क्या बोलोगे? दिस पेज इज़ ऑफ माई बुक, दिस पेज इज़ ऑफ माई बुक। अब जैसे मान लीजिए कोई चित्र है और चित्र में कोई महल का चित्र है, तो आपको बताना है कि ये महल, इस पिक्चर में वो महल का चित्र है, तो क्या बोलोगे? दिस पिक्चर इज़ ऑफ ए कैस्टल। कैस्टल मतलब CASTLE, कैस्टल मतलब महल। आप पैलेस भी जानते होंगे, पैलेस बोल सकते हैं, कैस्टल बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ अ कैस्टल। तो आपका यूज़ वहाँ पे करते हैं। अब आ गया टू, मोमेंट टू ए पर्सन और ए प्लेस। जब किसी पर्सन, व्यक्ति या किसी जगह को हम जाते हैं तो टू लगा के बोलते हैं। ये आप बोलते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप बोलते हैं कि आप कैसे उसका यूज़ करेंगे टू का यूज़? जैसे बोलना है कि अपने दोस्त के पास जाओ, गो टू योर फ्रेंड। क्या बोलोगे आप? गो टू योर फ्रेंड। दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली। ईरान जाओ, गो टू ईरान। USA जाओ, गो टू द USA। मैं USA जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द USA। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो वहाँ पे आप जो है ये टू का यूज़ करते हो किसी पर्सन या किसी प्लेस को विज़िट करने के लिए, जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आप जो है टू का यूज़ करते हैं। अब आ गया अबाउट। अबाउट का पहला मतलब होता है बारे में, सभी जानते हैं। बारे में, किसके बारे में, ये किस टॉपिक किसके बारे में हो रहा है, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है। जैसे इन द सेंस व्हाट अबाउट, किस बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल देना है तो बोलो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी, हम लोग एक पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पिक्चर के बारे में। तो वहाँ पे आप अबाउट लगाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट यू, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग। तो अबाउट का मतलब होता है बारे में, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन अबाउट का एक बहुत ही अच्छा यूज़ होता है जो शायद आपको थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा। आप ये है, अबाउट का मतलब होता है, अबाउट का जो दूसरा मतलब होता है कि इन द सेंस क्लोज टू अ नियर बाई, किसी चीज़ के नज़दीक जब कोई चीज़ को बतानी हो तो वहाँ पे भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं। थोड़ा नया है लेकिन यूज़ कीजिएगा, अच्छी इंग्लिश है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे घर के आसपास एक अच्छा बगीचा है, आसपास, तो क्या बोलोगे? देयर इज़ ए गार्डन अबाउट माई हाउस। एक अच्छा बगीचा है, देयर इज़ ए गुड गार्डन अबाउट माई हाउस। तो यहाँ अबाउट का मतलब होता है आसपास। अबाउट का एक और यूज़ देता हूँ जो इसमें लिखा तो नहीं है। जैसे बोलना है कि नंगे शरीर धूप में मत घूमो, धूप के आसपास ना हो। धूप जानते हैं, धूप की इंग्लिश होती है सन। तो क्या बोलोगे? डोंट लॉइटर अबाउट द सन। डोंट लॉइटर बेयर बॉडी अबाउट द सन। बेयर बॉडी मतलब नंगे शरीर, अबाउट द सन मतलब सन के नज़दीक, आसपास। तो क्या बोलोगे? डोंट लॉइटर अबाउट द सन या डोंट लॉइटर बेयर बॉडी अबाउट द सन। तो यहाँ अबाउट का यूज़ आपने देखा, वहाँ बड़े प्यार से कर सकते हैं कि किसी चीज़ के आसपास। अब अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इन द सेंस ऑल अराउंड एवरीवेयर, हर जगह, चारों तरफ। चारों तरफ के यूज़ के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड हो रहा होगा, आप इसको बार बार सुन सकते हैं। तो अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे बोलना है कि मैं तो पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड। मैं पहले घूम चुका हूँ, आई हैव बीन ऑलरेडी अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड मतलब चारों तरफ। अब बोलना है कि यार मेरे चारों तरफ मत मंडराओ, मेरी चारों तरफ चक्कर मत आओ। तो लिखा है कि डोंट हॉवर अराउंड मी, मेरे चारों तरफ चक्कर नहीं लगाओ। और भी अराउंड के यूज़ है। जैसे बोलना है कि कमरे में कुर्सियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, तो क्या बोलोगे? चेयर्स आर स्कैटर्ड अराउंड द रूम। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई हैं, अराउंड द रूम चारों तरफ। आपको बोलना है कि इस दरी को इस कमरे में चारों तरफ बिछा दो, तो क्या बोलोगे? स्प्रेड दिस कारपेट अराउंड द रूम। स्प्रेड दिस कारपेट अराउंड दिस रूम, अराउंड द रूम। तो ये अराउंड का यूज़ होता है। तो आज हमने पढ़ा ओवर, अक्रॉस, एबव, फ्रॉम, टू, अबाउट, अराउंड। देखिए प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ी टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग प्रीपोजिशन की गलतियां करते हैं, इसी में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप इसको एंजॉय कीजिए, सीखते रहिए। और अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार आप इसी तरह सीखते रहे और धीरे धीरे बोलते रहे। केवल 20 मिनट आपको रोज़ देना है और केवल सीखते रहना है। मैं आपके लिए ये मैंने बोला है कि दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई पैशन and I want to give my experience to everybody. I want to spread my experience to everybody so that you can speak good English, because I have faced this problem in my life.
but I don't want anybody to face, particularly in this particular area. I want everyone to speak impeccable English, the kind of English where you never commit any kind of mistake, my dear. So that is why I have started my passion. And see, I do not have better equipments. I have very limited resources, and within that limited resources I am trying to give you something, and hope you are enjoying it. So just keep on learning and keep enjoying and keep speaking. अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, बिकॉज नाउ आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, एंड माई ऑफकोर्स एप्पल YouTube channel is there, and that is the best place where you can learn anything, and that too without paying anything. The only thing what you have to do, what I need is you have to subscribe, like थोड़ी बोलेंगे. अगला प्रीपोजिशन अगेंस्ट है. अगेंस्ट का मतलब होता है किसके विरुद्ध, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको दो तरह से यूज़ किया जाता है. पहला अगेंस्ट मतलब अपोजिट, किसी चीज़ के अपोजिट की जहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं. इन द सेंस आप अपोजिट टू, यानी किसी चीज़ के अपोजिट हम अगेंस्ट को यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल में कि ये जजमेंट में सच्चाई के खिलाफ है, तो क्या बोलोगे, दिस जजमेंट इज़ अगेंस्ट द ट्रुथ. तो यहाँ पे हमने अगेंस्ट का पहला ये जो दिया था वो अपोजिट यानी विरुद्ध, उसके लिए यूज़ किया. तो इसको आपका जब भी आपको जो है किसी के विरुद्ध की बात करेंगे तो आप अगेंस्ट लगा सकते हैं. यू आर अगेंस्ट मी, ओके. लेकिन उसी अगेंस्ट को हम सपोर्ट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, विद सपोर्ट. जैसे आपको बोलना है कि दीवार के सपोर्ट में, दीवार के सहारे मत खड़े हो या मत झुको, तो वहाँ पे हम जो है विरुद्ध नहीं, उसके सपोर्ट या उसके सहारे के लिए भी हम अगेंस्ट को यूज़ करते हैं. जैसे डोंट लीन, लीन मतलब झुकना, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार के सहारे आप मत झुके. आपको भी बोलना है कि आप अपनी बाइक मेरे कार के सहारे यानी उसके सपोर्ट में मत खड़ा कीजिए. तो क्या बोलोगे आप, डोंट पार्क योर बाइक अगेंस्ट माई कार, डोंट पार्क योर बाइक या डोंट ट्रॉडल योर बाइक अगेंस्ट माई कार. तो देखा आपने, अगेंस्ट का मैंने दो यूज़ बताया, एक तो विरुद्ध और दूसरा सपोर्ट, दोनों के लिए आप अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिटवीन. देखिए, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग. दोनों जो होता है एमिडिस्ट, बीच के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन बिटवीन का यूज़ क्या है, मैंने लिखा है एमिडिस्ट, टू ग्रुप, टू पर्सन, टू कंट्रीज, यानी दो ग्रुप, दो लोग और दो कंट्रियों के बीच की बात जब करते हैं चाहे दो ग्रुप हो, दो कंट्रीज़ हो, दो ग्रुप हो, वहाँ पे हम जो है बिटवीन का यूज़ करते हैं. लेकिन ग्रुप होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए, दो कंट्री होना चाहिए, दो ही चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं. जैसे बोलना, देयर इज़ नो ग्रज बिटवीन मी एंड यू, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी ग्रज यानी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है. तो हम यूज़ किए हैं ग्रज. ग्रज मतलब होता है मनमुटाव, झगड़ा या परेशानी. तो मैंने लिखा देयर इज़ नो ग्रज बिटवीन मी एंड यू, यानी दो लोगों के बीच की बात है, तो देयर इज़ नो ग्रज बिटवीन मी एंड यू. दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि देयर इज़ ए गैप बिटवीन टू वॉल्स, दो दीवारों के बीच में कुछ जगह है. तो यहाँ मैंने यूज़ किया है बिटवीन का, कि दो ग्रुप, दो कंट्रीज़ के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. दो कंट्रीज़ हो, दो ग्रुप हो, दो लोग हों, उनके लिए आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अब आ गया एमंग. एमंग क्या है कि मोर देन टू ग्रुप्स, टू कंट्रीज़ एंड टू पर्सन. जब इनकी बात करते हैं जिसमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो, तो वहाँ पे बिटवीन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप एमंग यूज़ करेंगे. जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पे हम बिटवीन नहीं एमंग यूज़ करेंगे. तो मैं लिखा एमडेस्ट मोर दैन टू ग्रुप्स, टू कंट्रीज एंड टू थिंग्स. तो वहाँ पे हम जो है एमंग को यूज़ करते हैं. जैसे बोलना है कि ये किताबें बच्चों के बीच में बांट दो, बच्चों मतलब कई बच्चों के बीच में, तो वहाँ पे आप बिटवीन नहीं यूज़ करोगे, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एमंग यूज़ करोगे. तो मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द चिल्ड्रेन. समझ गया आप. तो बिटवीन और एमंग में यही अंतर होता है. करीब करीब मैंने जो है, ये तो नहीं कहूँगा कि सारे प्रीपोजिशन मैं ख़त्म कर दिया हूँ. बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो कंबाइंड होते हैं, वो आपको एडवांस इंग्लिश जब मैं सिखाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे जो है कंबाइंड प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है. तो करीब करीब मैंने सारे प्रीपोजिशन मैंने आपको यूज़ कर दिया, उसका यूज़ इसको आप पढ़ेंगे. हाँ, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है.
प्लेसेस वेयर प्रीपोजिशन इज़ नॉट टू बी यूज्ड, वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। एग्जाम्पल भी दिया, मैं बता रहा हूँ। होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग होम। जब मोमेंट होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, लेकिन अगर पोजीशन की बात बताओगे तो वहाँ पे लगता है प्रीपोजिशन। जैसे मैं घर पे हूँ, आई एम एट माई होम, वहाँ पे आप बोलोगे। लेकिन मैं घर जा रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम गोइंग होम। दूसरा है एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे अंकल विदेश में रहते हैं, तो या मेरा भाई विदेश में रहता है, तो आप बोलोगे माई ब्रदर लिव्स एब्रॉड। इन एब्रॉड नहीं होगा, एब्रॉड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन आप नहीं लगाएंगे। अप एंड डाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, गो अप गो डाउन, कम अप कम डाउन। अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर, स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर हैं, जा रहा हूँ, इनके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे बोलना कि मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो पता नहीं सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो क्या बोलोगे आई एम गोइंग अप स्टेयर्स, कोई प्रीपोजिशन। ऐसे डाउन स्टेयर्स के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे बोलना है आपको कि वो सीढ़ियों से नीचे मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो क्या बोलोगे ही इज़ वेटिंग डाउन स्टेयर्स, ही इज़ वेटिंग, वो सीढ़ियों से नीचे इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग डाउन स्टेयर। या मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर। इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ किया जाता। इन आउट हियर देयर, इनके साथ भी कोई प्रीपोजिशन आप नहीं यूज़ करेंगे। तो प्लेस प्रीपोजिशन में ये जो हैं होम, एब्रॉड, अप डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, इन आउट हियर देयर, इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ टिपिकल प्रीपोजिशंस होते हैं जो आपको जानना चाहिए। आप समझेंगे कि ये कैसा है, वो मैं बताऊँ। वो फ़ोन से बात कर रहा है, तो आपको बोलोगे ही इज़ टॉकिंग, विद द फ़ोन नहीं होगा, टू द फ़ोन नहीं होगा, फ्रॉम द फ़ोन नहीं होगा, क्या होगा ही इज़ टॉकिंग ओवर द फ़ोन, क्योंकि आपकी बात यहाँ से अब फ़ोन के ऊपर से जाते हुए किसी और के पास जा रही है, तो याद किया जाएगा ही इज़ टॉकिंग ओवर द फ़ोन। ऐसे एक और प्रीपोजिशन है जो शायद आप गलती करें बोलने के लिए, वो है कि ये गिफ्ट मेरे बर्थडे पर है, तो दिस गिफ्ट इज़ ऑन माई बर्थडे नहीं होगा, दिस गिफ्ट इज़ फॉर माई बर्थडे, क्योंकि वो आपके बर्थडे पर पर्टिकुलर दिया जा रहा है, तो उसके साथ क्या लाओगे दिस गिफ्ट इज़ फॉर माई बर्थडे, फॉर योर बर्थडे। जैसे बाई इन और बाई कहीं यूज़, जैसे कि इंस्टॉलमेंट, आप जो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट एंड बाई इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह आज मैंने आपको बहुत सारे प्रीपोजिशंस बताए, और सारे प्रीपोजिशन 2-3 दिन में मैंने कवर किया। आशा करता हूँ कि आप उसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो यहीं पे आज हम प्रीपोजिशन ख़त्म कर रहे हैं। इसके अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा प्रीपोजिशन को, जिसको आप सॉल्व कीजिए, और उसको मैं फिर अगले बार जब मैं मिलूँगा तो आपको वो होमवर्क मैं चेक करूँगा कि आपने सही किया और गलत किया। तो आप इसको सीखते रहिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। बस थोड़ी देर में मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। थैंक यू।